हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोम प्रकाश और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी डेफिनेशन ऑफ सेट। तो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स, पर्सन्स, फंक्शंस एक्सेट्रा। तो जो सेट है किसी भी कुछ ऑब्जेक्ट्स का, नंबर्स का, पर्सन्स का या फिर फंक्शंस का भी, उनकी कलेक्शन को हम कहेंगे। यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है हमारे पास वर्ड वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड को समझना ज़रूरी है। बाय वेल डिफाइंड वी मीन दैट गिवन एन ऑब्जेक्ट वी शुड बी एबल टू say without any hesitation whether it belong to the collection or not। हम जिस चीज़ के बारे में हमारा सेट है, जो भी ऑब्जेक्ट या नंबर या पर्सन या फंक्शन हमारे सेट के अंदर इंक्लूड हैं, तो उनमें हमारे पास अगर कोई एक नंबर दिया हुआ है, कोई एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी यस नो के हम ये क्लियर हों बिल्कुल कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो नंबर है हमारे सेट का मेंबर है या नहीं है, उससे बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर वेल डिफाइन होना किसी चीज़ का बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी चीज़ के को लेकर, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर हेजिटेट हैं, हम श्योर नहीं हैं, पक्का हमें ये नहीं है कि ये इसमें लाई करेगा या नहीं करेगा, या कोई भी डाउट है, तब हम ये कह सकते हैं कि वो सेट नहीं होगा। तो सेट के अंदर हम बिल्कुल क्लियर होते हैं भी ये इसके एलिमेंट हैं, ये इसके एलिमेंट नहीं हैं, ये चीज़ों से बिलोंग करती हैं या ये चीज़ों से बिलोंग नहीं करती हैं। तो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप नंबर्स ले सकते हैं, पर्सन्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 18। तो हमारे पास 18 से जो छोटे हैं, हमारे पास जितने भी नंबर्स लेस देन 18 हैं और प्राइम हैं, तो जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। तो ये जो एलिमेंट हैं ये सभी हमारे इस सेट के एलिमेंट होंगे, सेट से बिलोंग करेंगे ये नंबर। तो हम बिल्कुल क्लियर हैं इसमें कि कौन सा नंबर हमारे सेट्स का मेंबर है, कौन सा नंबर हमारे सेट का मेंबर नहीं है। इसी तरीके से आप और एग्जांपल ले सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स तो इसमें भी हम बिल्कुल क्लियर हैं कौन कौन से वावल हैं। तो इस सेट के जो मेंबर होंगे वो मेरे पास ए, ई, आई, ओ, यू। तो इस तरीके से हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हमारे जो सेट है, जो हमारी कलेक्शन है, उसमें कौन कौन इंक्लूड है, कौन कौन इंक्लूड नहीं है, कौन कौन से नंबर हैं जो वो अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमारे सेट से बिलोंग करते हैं, कौन कौन से नहीं करते। तो इसमें हमें कोई भी किसी भी तरह का हेजिटेशन या डाउट नहीं है। और सेट ले सकते हो आप, द कलेक्शन ऑफ rivers in India, collection of all past prime minister of India, the collection of mathematics book in your library, collection of points on a circle, collection of all positive integers। तो कितने ही एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे सकते हैं सेट के। तो सेट के अंदर वेल डिफाइन जो हमारा वर्ड है, इस पर हमारा फोकस जरूर रहेगा। तो वेल डिफाइन कलेक्शन किसी भी चीज़ की है तो हम उसको सेट कह सकते हैं, अगर वेल डिफाइन नहीं है तो वो हमारा सेट नहीं होगा। तो इसके अंदर बेसिकली जो क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सेट फॉर्म नहीं कर सकती। जैसे कि हम एग्जांपल लें, कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन्स ऑफ ए लोकेलिटी। तो किसी लोकेलिटी के ऑनेस्ट पर्सन्स की अगर हम बात करें तो इस चीज़ में हम बिल्कुल डाउट में रहते हैं कि बिल्कुल क्लियर ये चीज़ नहीं हो सकती। या कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन्स ऑफ इंडिया, तो किसको हम रिच मानने, इस चीज़ का कोई क्राइटेरिया नहीं है। 1 लाख वाला रिच है, 2 लाख वाला रिच है, करोड़ों वाला रिच है, अरबों वाला रिच है। तो रिच की कोई श्योर डेफिनेशन नहीं है हमारे पास। तो इसलिए इस तरह के जो सेट्स होते हैं, इस तरह की जो कलेक्शन होती हैं, वो सेट को फॉर्म नहीं करेंगी। ख़ास तौर पर इनमें जो क्वालिटी रिलेटेड चीज़ें आती हैं उनमें हम आमतौर पर देखते हैं कि वो सेट फॉर्म नहीं करती। उसके बाद हमारे पास आता है नोटेशन ऑफ सेट्स।
तो सेट्स को हम जर्नली जो कैपिटल लेटर हैं कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए, सेट बी, सेट सी, इस तरीके से। तो इनको जर्नली डिनोट किया जाता है। और जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको अगर हम अल्फ़ाबेट भी यूज़ करने हैं तो हम जो हमारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं उनको यूज़ करते हैं। अब हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सेट्स हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर नोटेशन हमारे पास होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं n की बात करता हूँ, तो n जो है सेट है ऑल नेचुरल नंबर्स का। तो n को हम किस चीज़ के लिए डिनोट करते हैं? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली जो w है, w हम होल नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। z यहाँ हम यूज़ करते हैं इंटीजर्स के लिए, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो सभी इंटीजर्स के सेट को हम जनरली z से डिनोट करते हैं। सिमिलरली q जो है वो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। R स्टैंड्स फॉर रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए हम R से डिनोट करते हैं रियल नंबर्स के सेट को। सिमिलरली Z के ऊपर अगर हम इस तरीके से प्लस लगाते हैं तो ये आपका जो सेट बनेगा सभी जो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनता है ये, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आप प्लस दिखाते हैं। सिमिलरली क्यू के ऊपर अगर आप प्लस लिखोगे तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट बन जाएगा ये, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। सिमिलरली R प्लस अगर आप लिखते हैं तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए हम इस चीज़ को डिनोट करते हैं। यहाँ पे C हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं, 11th में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक भी आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर नोटेशन हैं जो हम इनके लिए यूज़ करते हैं। आप इनको पहले भी यूज़ करते रहे हैं 9th 10th के अंदर हम। तो n हमारा नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, w होल नंबर्स को, z इंटीजर्स को, q रैशनल नंबर को, r रियल नंबर्स को। अगर आप प्लस का साइन लगाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स हमारे ये बन जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं किसी भी सेट को अगर हमने लिखना है तो हमारे पास दो तरीके हैं उसको लिखने के, रिप्रेजेंट करने के। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हमारे पास दो तरीके से होती है। फर्स्ट इज टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। तो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट हमारे पास हैं किसी भी सेट के, जो जो उसके मेंबर होंगे उन सभी मेंबर्स को हम लिखेंगे विद इन करली ब्रैकेट इस तरीके से, और सेपरेट करेंगे उनको बाय कोमा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, तो हम इसको A, E, I, O, U और इनको करली ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। तो यहाँ पे A, E, I, O, U ये 5 इसके एलिमेंट हैं। तो जो भी मेंबर होंगे सेट के उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। तो अगर मैं सेट को नाम देना चाहूँ, सपोज A सेट बोल दिया मैंने इसको, तो सेट A इज इक्वल टू दिस। सेकंड जो हमारा मेथड है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। और रूल मेथड भी आप इसको कह सकते हो। इसमें हम जितने भी एलिमेंट हैं हमारे सेट के उन सभी को एक रूल के माध्यम से दिखाते हैं, एक रूल बनाते हैं जो सभी एलिमेंट्स जिसको फॉलो करते हों। तो इसमें मान लो हमारे पास यही एक सेट है, इसी सेट A को मैं सेट बिल्डर फॉर्म से लिखना चाहता हूँ या रूल मेथड से लिखना चाहता हूँ। तो पहले यूज़ करेंगे ब्रैकेट x बिलोंग टू ऑल एलिमेंट्स सच दैट, दो डॉट्स हैं इनको सच दैट के लिए इस तरीके से लिखते हैं, x इज़ एन वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने एक रूल बना दिया, ऑल एक्स आर
एलिमेंट्स ऑफ सेट ए वेयर एक्स इज़ एन वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक्स जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई वोवल है, तो इसलिए एक्स जो है वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल वोवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रूल मेथड है, इसमें हम एक मेथड के द्वारा सभी एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा दूसरा तरीका है। तो हमारे पास किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिखने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज़ टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो रूल मेथड में हम रूल के द्वारा एक स्टेटमेंट बना के उसमें हम हमारे सेट के सभी जो एलिमेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनको शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फाइनाइट सेट। तो किसी भी सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं अगर हमारे जो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स हैं वो नंबर में फाइनाइट हैं। इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर फाइनाइट इन नंबर, उनको आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तब हम उस सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं, इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर फाइनाइट इन नंबर्स, गिनती में फाइनाइट हैं, गिना जा सकता है उनको, देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अगर आप किसी सेट के एलिमेंट्स जितने भी उसके मेंबर हैं उन सभी को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तब हमारा जो सेट होगा वो फाइनाइट सेट होगा, अदरवाइज़ इनफाइनाइट सेट होगा। तो सेकंड हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। तो अगर हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर, अगर हमारे पास जो एलिमेंट हैं उसके फाइनाइट नहीं हैं, इनफाइनाइट हैं, तब हम उसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी हमारे पास, इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर, गिनती उनकी अनगिनत है, जिनको गिना नहीं जा सकता, देन द सेट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। तो अभी हमने जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने लिया है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 1 2 3। अब जैसे हमारे को पता है ये इनफाइनाइट सेट है, आप नेचुरल नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते, तो इसको शो करने के लिए हम इस तरीके से डैश 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 का यूज़ करेंगे। या आप इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ करना चाहते हैं तो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से भी आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रूल मेथड से लिख सकते हो। एक्स रिप्रेजेंट करता है सभी नेचुरल नंबर्स को, तो इस तरीके से आप रोस्टर फॉर्म में या इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आता है टाइप ऑफ सेट्स। किसी सेट के टाइप्स हमने देखना है तो फर्स्ट इज सिंगलटन सेट। सिंगल का मतलब ही हमारे को पता है एक हो, तो जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। तो जिस सेट का एक ही सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट जिसमें बिलोंग करता हो उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन मेरे पास बनती है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ only one element is called a singleton set। सेकंड हमारे पास आता है एम्प्टी सेट। इसको आप नल सेट और वॉइड सेट भी कह सकते हो।
तो किस किस सेट को हम एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट कहेंगे? कोई ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट is called an empty set और नल सेट और वॉइड सेट। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं किस किस टाइप के हम इसमें सेट्स लेंगे। सपोज मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ गर्ल स्कूल। तो इसको मैंने सेट की फॉर्म बनाई। तो किसी गर्ल स्कूल में नंबर ऑफ़ बॉयज़ का अगर मैं सेट लेता हूँ तो हम जानते हैं अगर स्कूल गर्ल स्कूल है तो वहाँ पे कोई भी बॉय स्टूडेंट नहीं हो सकता। तो इट मीन्स नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। जनरली किसी भी एम्प्टी सेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो इस वर्ड को बोला जाता है फाई। तो फाई एक एम्प्टी सेट को आपका रिप्रेजेंटेशन करता है। या फिर एक तरीका ये भी है कि आप जस्ट ब्रैकेट्स को यूज़ कर दें तो ये भी हमारा एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखें कई बार हमारे पास इस तरीके से होता है तो ये एक एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इट हैज़ वन एलिमेंट 0। तो 0 इसमें एक एलिमेंट की तरह है। तो इसको आप एम्प्टी सेट नहीं कह सकते। एम्प्टी सेट में या तो आपको खाली ब्रैकेटें यूज़ करनी पड़ेंगी या फिर फाई वर्ड को आप यूज़ करोगे। दो नोटेशन हैं हमारे पास इस तरीके की जो कि आपके एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करती हैं। आफ्टर दैट वी हैव इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स, दो सेट्स को हम इक्वल कब कहेंगे? टू सेट्स ए एंड बी हमने लेट कर लिया, कोई दो सेट हैं, वो इक्वल कब होंगे? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट भी है एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, और बी का हर एलिमेंट ए का एलिमेंट है, तब हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी होगा। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल। टू sets are said to be equal if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A। B का हर एलिमेंट A का एलिमेंट है, A का हर एलिमेंट B का एलिमेंट है। मीन्स जो एलिमेंट A में है अगर वही एलिमेंट B में है तो हमारे दो सेट इक्वल होंगे। हाँ, उनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, आगे पीछे सेट के एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन होने चाहिए दोनों सेम। कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो ए में है बी में ना हो या बी में है ए में ना हो। इन दैट केस ए और बी इक्वल सेट्स नहीं होंगे। किसी भी सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। उसको हम जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ए मैंने लिया 1 2 3 4 कोई सेट है, बी कोई सेट है मेरे पास 4 3 3 2 1 3 इस तरीके से। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सभी के सभी एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं बी में, और बी के भी सभी एलिमेंट ए में लाई कर रहे हैं। ए में 1 है, 4 है, 3 है, 3 है, 3 है। तो अगर किसी भी सेट में कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो ये हमारे लिए इमैटेरियल है, ये कोई मायने नहीं रखती बात। उसको हम एक ही एलिमेंट के तौर पर गिनते हैं, बार बार नहीं गिना जाता उसको, वो एक ही एलिमेंट है। हम यहाँ पे लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू बी। जो ये हमारा साइन है बिलोंग्स टू का है, इसको पढ़ते हैं 3 बिलोंग्स टू सेट बी।
तो 3 बिलोंग कर रहा है बी को। तो इस बात को आप बार बार नहीं बोलेंगे, ये एक ही एलिमेंट माना जाएगा, हालांकि ये 3 बार बेशक आया हुआ हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए इज़ इक्वल टू बी है। अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो उसको आप एक ही मानकर चलें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के लिए है ये चीज़। तो किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं उनकी काउंटिंग जो होगी उसको हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कहेंगे या फिर ऑर्डर ऑफ अ सेट कहेंगे। ऑर्डर भी कह सकते हैं हम इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कार्डिनल नंबर क्या कहलाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। उस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जो काउंटिंग है वो हमारा कार्डिनल नंबर कहलाएगा या ऑर्डर ऑफ द सेट कहलाएगा। सेकेंडली हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें बनता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। दो सेट हमारे पास अगर हैं और उनको हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे? अगर उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। जितने एलिमेंट ए में हैं उतने ही बी में हैं। ध्यान रखें, अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ सिर्फ काउंटिंग की बात है, गिनती। ए के एलिमेंट्स जितने भी हैं उनकी काउंटिंग और बी में एलिमेंट जितने हैं उनकी काउंटिंग वो अलग अलग हो सकती है। तो अगर एलिमेंट बेशक अलग अलग हों, मान लिया हमारे पास एक सेट ए लिया मैंने 1 2 3, तो यहाँ पर एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3 है। बी कोई सेट लेता हूँ मैं ए बी सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज आल्सो 3। तो एन ए इज इक्वल टू एन बी है, तो इट मीन्स सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो यहाँ पर एलिमेंट अलग अलग हैं तो ये इक्वल नहीं है सेट, लेकिन इक्विवेलेंट हैं क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो नाउ वी कम टू आवर एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.1 ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक। तो इन एक्सरसाइज 1.1 आप अपना मैथ ले लें साथ के साथ, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारे पास कुछ कलेक्शंस दी हुई हैं, वो कलेक्शंस सेट फॉर्म करती हैं या नहीं करती, ये हमने बताना है यहाँ पे। तो फर्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो साल के उन सभी महीनों की कलेक्शन जो कि जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो मंथ्स बिगिनिंग विद द लेटर जे आर जनवरी, जून एंड जुलाई। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ही ऐसे मंथ्स ऑफ द ईयर हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। देयरफॉर थस दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। तो ये क्लियर है कि कौन से हमारे एलिमेंट हैं कौन से नहीं हैं। हैंस इट इज़ अ सेट। तो ये सेट को फॉर्म करेगा एक, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट शामिल हैं वो वेल डिफाइंड हैं। तो हमारे को बिल्कुल क्लियर है जनवरी, जून और जुलाई ही हमारे इस कलेक्शन में इंक्लूड हैं, शामिल हैं, तो इसलिए सेट को फॉर्म करता है। इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स होना ये हमारे लिए वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई राइटर किसी एक आदमी की नज़र में बहुत टैलेंटेड हो, दूसरे को वो राइटर अच्छा ही ना लगता हो, वो उसकी नज़र में टैलेंटेड ना हो। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकता है, जो ओपिनियन है वो अलग अलग हो सकते हैं। कोई किसी अलग राइटर को पसंद कर रहा है तो दूसरा किसी दूसरे राइटर को ज़्यादा टैलेंटेड मान सकता है। तो सेम जो हमारी कलेक्शन होगी वो ज़रूरी नहीं है कि वो सबकी सेम ही हो, तो सबकी अलग अलग हो सकती है किसी के लिए। तो इसमें हम बिल्कुल क्लियर नहीं हैं कि किस आदमी को आपने रखना है किस आदमी को नहीं रखना है, कौन सबसे टैलेंटेड राइटर है कौन नहीं है।
तो यह एक बड़ी कंफ्यूजिंग पोजीशन है जिसकी वजह से हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते इसमें। तो इसमें हम लिखेंगे द कलेक्शन 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स in India is not well defined as a writer may be talented in someone's opinion whereas he might not be talented in others' opinion. Therefore, it is not a set. It is not a set. तो क्योंकि हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? एज आ राइटर मे बी टैलेंटेड इन समवंस ओपिनियन। कोई एक राइटर किसी एक की हिसाब से टैलेंटेड हो सकता है। वेयर एज ही माइट नॉट बी टैलेंटेड इन अदर्स ओपिनियन। किसी दूसरे के ओपिनियन से वो राइटर टैलेंटेड ना भी हो। तो इसलिए हम इसको एक सेट नहीं कह सकते, तो ये सेट को फॉर्म नहीं करेगा। और थर्ड पार्ट इज़ अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया के जो सबसे बेस्ट क्रिकेटर हैं, बैट्समैन हैं तो दुनिया में, तो ये भी हमारे पास वेल डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? तो सेम जो हमने लास्ट में देखा था, कोई एक बैट्समैन बेस्ट हो सकता है किसी एक के उसमें, दूसरे में ना हो। तो इसमें भी हम थर्ड पार्ट में यही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे। द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट cricket batsman of the world is not well defined as a batsman may be best in someone's opinion whereas he might not be best in others opinion therefore it is not a set, it is not a set। तो कोई बैट्समैन किसी एक की ओपिनियन में वो बेस्ट हो सकता है, तो हो सकता है किसी दूसरे के ओपिनियन में वो बेस्ट ना हो। तो इसलिए यह जो कलेक्शन हमारी वेल डिफाइन नहीं है, तो यह एक सेट को फॉर्म नहीं कर सकती। फोर्थ सम पे आए। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपके क्लास के जितने भी बच्चे हैं आप उनको अच्छे से जानते ही होंगे, तो आप किसी भी बच्चे को देखकर ये कह सकते हैं कि वो आपकी क्लास का स्टूडेंट है या नहीं है। तो इसलिए ये जो कलेक्शन है, द कलेक्शन of all the boys in your class is well defined, therefore it is a set।
तो बड़ा सिंपल है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें हमारे पास कोई ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं हैं। हमने सिर्फ ये देखना है कि हम किसी भी चीज़ को लेके डाउट में ना हो। जितने एलिमेंट उससे बिलोंग करते हैं, अगर उसमें हमारे को कोई डाउट है तो वो सेट नहीं होगा। अगर हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये उसका एलिमेंट है या नहीं है तो वो सेट को फॉर्म करेगा। तो हम इजीली ये कह सकते हैं कि कोई स्टूडेंट आपकी क्लास का है या नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन है मीन्स ये है एक सेट है। फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो इट इज़ आल्सो वेल डिफाइंड बिकॉज 1 to 99, 1 से लेकर 99 तक के जितने भी नंबर हैं वो सभी नेचुरल नंबर हमारे इसमें इस कलेक्शन में शामिल होंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज़ वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 are 1 2 3 4 5 6 up to 99. Therefore well defined हो गए। Therefore this collection is well defined, hence it is a set। तो ये एक सेट को फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो किसी भी नावल के ऊपर उसका एक राइटर नेम लिखा हुआ होता है, तो हम किसी भी नावल को देख के कह सकते हैं कि किसके द्वारा लिखा है, हु इज़ द राइटर ऑफ दैट नावल। तो इट इज़ ईजी टू से कि नावल का कोई नावल मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ है या नहीं है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। The collection of novels written by the writer Munshi Premchand is well defined, hence it is a set। तो ये एक सेट बनेगा, हमारा सेट को फॉर्म कर रहा है ये चीज़। सेवन्थ में आए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ऑल इवन इंटीजर्स कौन से हैं हमारे पास? इंटीजर्स आर, हाँ जी, इवन इंटीजर्स बताना है आपने। तो 0 2 4 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली -2 -4 -6 एंड डैश डैश डैश। तो ये सभी हमारे इवन इंटीजर्स हैं। इट इज़ अ देयरफॉर दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड। देयरफॉर इट इज़ अ सेट। तो यह है कि सेट को फॉर्म करेगा, क्योंकि आप इवन इंटीजर बता सकते हैं कौन से हमारे इवन इंटीजर हैं, कौन से नहीं हैं। नेक्स्ट इज 8 सम पार्ट, फर्स्ट सम का, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पर ये भी हमारी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। द कलेक्शन of questions in this chapter is well defined, therefore it is a set। तो हम इजीली बता सकते हैं कि हमारे चैप्टर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, हमारी बुक में हम देख सकते हैं उनको इजीली। तो इट मीन्स ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन है मीन्स यह एक सेट को फॉर्म करेगा। 9th पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो कौन सा
जानवर सबसे ज़्यादा डेंजरस है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकता है। अगर किसी का आदमी को किसी कुत्ते ने काट लिया है तो उसके लिए तो कुत्ता भी बड़ा ख़तरनाक जानवर है। कुछ लोग छिपकली से बड़ा डरते हैं, स्पेशली जो लड़कियां होती हैं, लेडीज़ जो होती हैं वो भी छिपकली, तो उनके लिए तो छिपकली भी बड़ा डेंजरस एनिमल है। तो डेंजरस एनिमल की डेफिनेशन हम क्लियरली नहीं कह सकते कि क्या है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी जानवर डेंजरस हो सकता है। कई बार आपने देखा भी होगा कि आप सड़क पे जाते हुए देखा होगा आपने, जो बैल होते हैं हमारे, सांड होते हैं जो सड़कों पे घूम रहे होते हैं आवारा, तो वो भी कई बार किसी की जान ले लेते हैं, उनकी वजह से बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो भी डेंजरस ही हो गया हमारे लिए। तो इन दैट केस तो ये जो कलेक्शन है, तो हम इस कलेक्शन को वेल डिफाइन नहीं कह सकते। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड is not well defined, therefore it is not a set, it is not a set। तो ये एक सेट नहीं हो सकता, क्योंकि इस चीज़ में हमारे पास इस चीज़ को वेल डिफाइन नहीं कहा जा सकता कि कौन सा जानवर हमारे लिए डेंजरस है, कौन सा जानवर डेंजरस नहीं है। आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज, लेट ए, कोई सेट है हमारे पास जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं। आपने बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू जो हमारा उसको यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सेट ए इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसमें 6 एलिमेंट हैं हमारे पास। फर्स्ट, अगर कोई एलिमेंट ए से बिलोंग करता है तो बिलोंग टू का साइन आएगा, इसमें नहीं है तो फिर डजेंट बिलोंग आएगा। जैसे कि फर्स्ट, तो 5 इज ए एलिमेंट ऑफ ए, तो 5 बिलोंग करेगा ए से, तो आपने बिलोंग टू लगाना है। सेकंड में 8 बिलोंग नहीं करता तो डजेंट बिलोंग टू ए। थर्ड में 0 भी हमारे ए में नहीं है, डजेंट बिलोंग टू ए। 4 के लिए 4 बिलोंग कर रहा है ए से, तो लिखेंगे 4 बिलोंग टू ए। नेक्स्ट इज 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, तो जो एलिमेंट इससे हैं तो वो बिलोंग करेंगे। दिस साइन इज़ बिलोंग टू और दिस साइन डज नॉट बिलोंग टू। तो अगर कोई बिलोंग्स उसमें एलिमेंट में है, हमारे सेट में है कोई एलिमेंट, तो उसे बिलोंग कर रहा है, नहीं है तो उसे बिलोंग नहीं कर रहा है। इट इज़ अ वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो इनको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मीन्स आपने सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं उसके, उनको आपने ब्रैकेट्स में लिखना है। तो हमारे पास दिया है x सच दैट x इज़ एन इंटीजर, x इज़ एन इंटीजर, तो x कोई भी इंटीजर हो सकता है। एंड एक कंडीशन और है, -3 लेस देन x लेस देन 7। तो -3 से बड़े और 7 से छोटे जितने भी इंटीजर हैं वो सभी हमारे सेट ए के पार्ट होंगे। तो ए को आप रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो -3 से ग्रेटर लेने हैं आपने, तो -3 इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो -3 भी इंक्लूड होता, अब हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो -2 से स्टार्ट करें, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा क्योंकि 7 से लेस देन हमारे पास है, तो लेस देन 7 हमारे मीन्स 6 तक के हमारे इंटीजर इसमें शामिल होंगे। तो ये जो इंटीजर हैं हमारे, इसको लाई करेंगे तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। सभी एलिमेंट्स को आपने ब्रैकेट में लिखने हैं, सेपरेट देम बाय कोमा, उनको कोमे से अलग अलग करेंगे। बी पार्ट पे आएँ। सेट बी मुझे दिया हुआ है इसने, x such that x is a natural number less than 6, x is a natural number less than 6, 6 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है x। तो आप यहाँ पर b को 6 से छोटे नेचुरल नंबर लिखेंगे तो 1 2 3 4 5। लेस देन कहा है, लेस देन इक्वल टू होता तो हम 6 को भी इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पे 6 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा।
थर्ड पार्ट सेट सी हमारे पास कोई सेट है दिया है x सच दैट x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, x इज़ अ 2 डिजिट natural number such that sum of its digit is 8, that the sum of its digits is 8। ये हमारा सेट है। तो हमने वो नेचुरल नंबर देखने हैं जो 2 डिजिट के होंगे और उनका सम जो है वो डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 8 बनता हो। तो यहाँ पे हम अगर स्टार्ट करते हैं तो 10 से 99 तक हमारे जो नंबर हैं वो 2 डिजिट नंबर में आते हैं। तो इनमें वो देखें आप जिनका सम 8 बनता हो। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 10 से लेकर 20 तक की लाइन में अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास जो 17 है, 17 का जो सम है डी सम ऑफ डिजिट 8 आता है, 7 + 8। इसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट 2 और 6 लें 26 हो गया, 35 हो जाता है, 44 है। इसी तरीके से आप 53, 62, 71 और आपका जो 80 है, 80 का भी सम ऑफ डिजिट जो है आपका 8 बनेगा। 8 + 0 करोगे तो ये हमारे पास वो 2 डिजिट नंबर हैं जिनका सम ऑफ डिजिट हमारे पास 8 आता है। सिमिलरली फोर्थ सम डी, कोई सेट हमारे को नाम डी लिखा है हमने उसका, x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर, x इज़ अ प्राइम नंबर which is divisor of 60, which is divisor of 60। तो 60 के डिवाइज़र जितने भी प्राइम नंबर हैं वो हमारे इस सेट के एलिमेंट बनेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर 60 को डिवाइड करते हैं। तो 2 जो है वो डिवाइड करता है 60 को, 3 डिवाइड करता है 60 को, 5 डिवाइड करता है 60 को, 7 नहीं करता, 11 नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास जितने भी नंबर आते हैं कोई भी इसका जो फैक्टर है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने सिर्फ प्राइम फैक्टर ही देखने हैं, प्राइम नंबर होने चाहिए जो कि आपके 60 को डिवाइड करते हैं। तो 60 के जो हमारे पास, अगर मैं 60 के फैक्टर देखूं तो काफ़ी हैं। ध्यान रखें जो 1 है वो प्राइम नंबर में नहीं आता है, ना ही वो कंपोजिट नंबर में आता है, ना ही प्राइम नंबर में आता है। तो इसलिए 60 वो का जो 1 है वो डिवाइज़र ऑफ 60 तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, तो वो इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट इज 5th, x सच दैट, सॉरी इसने सिंपली लिखा है इस चीज़ को, e is equal to the set of all letters in the world trigonometry। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने भी लेटर हैं इंग्लिश के, उन सभी का सेट आपका बनाना है ई को। तो ये सिंपल है, ये हमारे पास दिए हुए हैं कि कौन कौन से इसमें हैं। तो आप इनको कोमे के द्वारा कर दें, TRIGON, ओ को हम पहले ले चुके हैं तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ME हमारा जो T है और R है ये दोनों भी पहले आ चुके हैं स्टार्टिंग में, Y। तो इस तरीके से आप इनको कोमों के द्वारा अलग अलग करेंगे और जो हमारे पास लेटर दो बार हैं उनको एक ही बार लिखेंगे और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई। इस तरीके से आप सभी एलिमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ कोमास लिखते हैं इन द ब्रैकेट।
तो ये हमारा सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म आ गई। 6th पार्ट देखते हैं। F, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, इन द वर्ड बेटर। तो बेटर वर्ड के जितने भी लेटर हैं उनको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल है, ब्रैकेट B, E, T एंड R। तो ये 4 ही इसके अंदर लेटर आएंगे, क्योंकि T 2 बार है, E भी 2 बार है, तो इनको एक ही बार आप लिखोगे, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इनको लिखना है। तो फर्स्ट मेरे पास है, इसको आप कोई नाम दे लें, सपोज A दे दिया मैंने, 3, 6, 9, 12। तो आप इसको एक रूल के मेथड से कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसमें, तो ये 3 की टेबल है एक तरीके से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को लिख सकता हूँ, A इज इक्वल टू X सच दैट X इक्वल टू 3n एंड n is less than equal to 4 and n belongs to natural number। तो n हमारा नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू 4 और उससे छोटी है। तो 4 लेस देन 4 और इक्वल भी है, लेस देन इक्वल टू 4 लेंगे तो 1 2 3 4 ही n की वैल्यू 4 ही बनेंगी इसमें। तो n अगर मैं 1 रखता हूँ तो 3 आ जाएगा, 2 रखता हूँ तो 6 आ जाएगा, 3 रखूँगा तो 3 3 जा 9, 4 रखूँगा तो 4 3 जा 12। तो n की आप यहाँ से इन 2 कंडीशन में अगर देखें, नेचुरल नंबर लेने हैं, वो भी लेस देन इक्वल टू 4, 4 और 4 से छोटे, 4 और 4 से छोटे मेरे पास 4 ही नेचुरल नंबर बनते हैं, 1 2 3 और 4। उन तीनों वैल्यूओं को, चारों वैल्यूओं को यहाँ पे रखोगे तो ये चारों एलिमेंट आ जाएंगे मेरे पास। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये इन चारों एलिमेंट्स को सूट करती है, चारों एलिमेंट के लिए सफिशेंट है। तो ये हमारा एक रूल बन गया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिख दिया है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेट को B का नाम दे देता हूँ मैं। मेरे पास है 2 4 8 16 32। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 है। तो यहाँ पर B को आप लिख सकते हो x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। अब n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 तक है। तो n हमारा 5 नेचुरल नंबर्स ले सकते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू 5 और उससे छोटी रहेगी, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो 5 और 5 से छोटे नेचुरल नंबर 5 ही हैं, 1 2 3 4 5। अगर 2 की पावर 1 करेंगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 लेंगे तो 32 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक रूल बनाना है जिसमें हमारे जो एलिमेंट हैं वही आएँ, उससे ज़्यादा ना आएँ। अगर आप इसको यहाँ तक लिख देंगे तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर तो हमारे पास इनफाइनाइट हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 कभी नहीं एंड होंगे। तो हमारे को सिर्फ ये 5 ही रखने हैं, तो इसलिए इस कंडीशन का लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये नेचुरल नंबर लेंगे n को, ये चीज़ भी लिखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लेस देन 5 इंटीजर लेते हैं तो फिर वो नेगेटिव में बहुत दूर तक चले जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो इसलिए इस बात का आपने ध्यान रखना है, n नेचुरल होना चाहिए, n 5 से छोटा या 5 के इक्वल हो सकता है, और 2 की पावर 1 से 5 तक अगर आप लोगे तो ये 5 एलिमेंट आपके बन जाएंगे। थर्ड इज C लेट कर लेते हैं हम इसको, 5 25 125 625। तो यहाँ पर ये अगर आप ध्यान दें तो 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125 और 5 की पावर 4 अगर आप लोगे तो 625 बनेगा। तो सेकंड की तरह ही इसको भी हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड
n इज लेस देन इक्वल टू 4, n की वैल्यू 4 और उससे छोटी होनी चाहिए। तो ये हमारी सभी उसको सेटिस्फाई करेगा। फोर्थ पे आते हैं, डी लेट कर लेते हैं 2 4 6 डैश डैश डैश। अब ये चीज़ एंडलेस को दिखाती है कि कभी ना ख़त्म होने वाली प्रोसेस है, चलते रहिए जहाँ तक आप चल सकते हैं, काउंट कीजिए, गिनते रहें। तो यहाँ पर मेरे पास ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर आप इसको डी को क्या लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये सभी नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सभी की वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको सिंपली लिख देंगे। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, सेट को ई लेट कर लेता हूँ मैं। ई मेरा है 1 4 9 डैश 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 अप टू 100। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है 1 का स्क्वायर है, सेकंड एलिमेंट 2 का स्क्वायर है, थर्ड एलिमेंट 3 का स्क्वायर है और लास्ट एलिमेंट 10 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर्स हैं, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ई को एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वेयर वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज़ लेस देन इक्वल टू 10। 10 और 10 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका स्क्वायर अगर आप लोगे तो आपके पास आपका सेट ई बन जाएगा पूरे का पूरा। तो लेस देन इक्वल टू 10 हमारे पास 10 नेचुरल नंबर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो उनका स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 36 49, इस तरीके से 10 का 100 बन जाएगा। तो ये सभी आपके सेट के आ जाएंगे हमारे पास एलिमेंट। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट्स को बिल्डर फॉर्म में बना सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमारे पास इसमें दोबारा से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है सेट को, तो आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सभी एलिमेंट्स को लिखना है। तो यहाँ पर आप अपनी बुक का यूज़ करें, मैं सिर्फ आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट में ए हमारे पास दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ओड नेचुरल नंबर। तो जितने भी ओड नेचुरल नंबर हमारे को पता है ये इनफाइनाइट सेट बनेगा, 1 3 5 7 9 इस तरीके से। तो यहाँ पर शुरू के कुछ एलिमेंट लिख के उसके बाद आप इस तरीके से डैश 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 लगाएंगे, तो ये सभी नेचुरल नंबर आते हैं। इनफाइनाइट सेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट सम में। सेकंड हमारे पास आता है बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड 1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। तो यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है एक्स इज एन इंटीजर, तो इंटीजर में हमारे पास पूरे पूरे नंबर आते हैं, नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों। दूसरी कंडीशन इसने दी है 1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। तो 1/2 मीन्स क्या है, 0.5, वो भी नेगेटिव का, और यहाँ पे ये बन गया आपका 4.5। तो इनके बीच के पूरे पूरे नंबर्स आपने यहाँ पे उसको लिखना है, सेट बी को इक्वल टू लिखेंगे। तो यहाँ से इसका नियरेस्ट -1 तो छोटा ही ऐसे, तो उससे बड़े लेने हैं आपने एक्स को, तो 0 आवेगा आप में, 0 हो गया 1 2 3 4। तो 4.5 यानी कि 9/2 से छोटे और 0.5 -0.5 से बड़े ये जो आपके इंटीजर हैं, तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरीके से आपने बी को लिख देना है। थर्ड सम पे आएँ, सी इज़ एन इंटीजर सच दैट एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 4। सी हमारा जो सेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर। तो फिफ्थ में मेरे पास हमने क्या बताना है, मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज़। जिन मंथ्स के 30 डेज़ या 28 डेज़ हैं तो वो हमारे इस सेल के एलिमेंट बनेंगे। तो ई मेरा सेट बन जाएगा। जैसे जनवरी में 31 होते हैं तो जनवरी नहीं होगा, फेब बनेगा, मार्च नहीं बनेगा, अप्रैल बनेगा, मई नहीं बनेगा, जून बनेगा, जुलाई अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर बनेगा,
अक्टूबर नहीं बनेगा, नवंबर बनेगा, और आपका जो दिसंबर है वो भी नहीं बनेगा भाई, क्योंकि उसमें 31 डेज़ होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास जनवरी छोड़ दिया आपने, फरवरी, मार्च को छोड़ा अप्रैल, मई को छोड़ दिया जून, जुलाई और अगस्त को छोड़ दिया सितंबर, अक्टूबर को छोड़ा नवंबर और दिसंबर। तो ये वो मंथ हैं जिनमें 31 डेज़ नहीं होते, नॉट हैविंग 31 डेज़ बोला है इसने। तो 30 या 28 दिनों वाले जो मंथ हैं हम उनका सेट बना देंगे। 6th पार्ट, F is a consonant in the English alphabet which precedes K. X is a consonant in the English alphabet which precedes K. तो K के बाद के जितने भी हमारे पास जो बनेंगे हमारे नंबर, तो वो हमने देखने हैं इसके अंदर। तो मेरे पास एक्स इज अ कंसोनेंट आपने लेने हैं, तो वावल तो छोड़ दो, तो वावल मैंने छोड़ दिए। तो इसके अंदर मेरे पास आएंगे हाँ, तो के से पहले पहले जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स बनते हैं इंग्लिश के वो सारे आप लिख दें। तो मेरे पास है एफ़, इसका नाम दिया मैंने। तो के से पहले ए आता है, लेकिन ए वावल है। कंसोनेंट्स इसने कहा है, कंसोनेंट्स जो वावल नहीं होते, ए छोड़ दीजिए, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा क्योंकि ई वावल है। ई के बाद एफ़, जी, एच, आई छोड़ दें, आई वावल है, कंसोनेंट नहीं है। आई के बाद जे, और जे के बाद तो के ही आ जाएगा। तो के को प्रोसीड करने वाले ये हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं आपने इन सभी को लिखे देना है। बी, सी, डी, एफ़, जी, एच और जे जो हैं ये वो कॉन्सोनेंट्स हैं जो प्रोसीड करते हैं के को। तो के से पहले पहले के जितने अल्फ़ाबेट्स थे हमने वो लिखने थे इसमें यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट, डिस्क्राइब सेट बिल्डर फॉर्म। तो मेरे पास जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर रोस्टर फॉर्म में सेट्स को लिखा हुआ है, जबकि जो राइट साइड में मेरे पास है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। MATHEICS, ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ में है 1 3 5 7 9, और यहाँ पे देख रहेंगे आप x such that x is a prime number and a divisor of 6 को डिवाइड करता है जो नंबर, और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। सेकंड में दिया है इसने x such that x is an odd number लेस देन 10 से छोटे जितने भी हमारे ओड नंबर्स हैं वो। फोर्थ में हमारे पास है x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। और लास्ट में है x such that x is a letter of the word mathematics, तो यहाँ पर आप देखते हैं पहला x इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 को डिवाइड करने वाले नंबर हैं मेरे पास 1 2 3 6। इनमें प्राइम नंबर कहा है इसने, तो 2 और 3 सिर्फ प्राइम नंबर हैं। तो ये वाला जो सेट है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको इसके साथ मिला देंगे। सेकंड, x इज़ एन ओड नंबर लेस देन 10, तो 10 से छोटे ओड नेचुरल नंबर बनेंगे 1 3 5 7 और 9, जो कि हमारा लास्ट सेट है।
तो इसको आप बी के साथ ऐड करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, सॉरी। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो 1 2 3 6 पहला जो है हमारा ये थर्ड के साथ मैच हो जाएगा। एंड लास्ट मैथमेटिक्स वाला जो है ये इजीली थर्ड फोर्थ के साथ हो जाएगा मैच। तो इस तरीके से आपने इनको मैच करना है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 ऑफ फर्स्ट चैप्टर सेट्स की। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और इसमें हमने जो डेफिनेशंस देखे हैं उनको ध्यान से करें। आई होप ये आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।